नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज होंगे वोकल उदयपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ। मुद्दा चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी से है। बड़ी सादड़ी में कभी रोडवेज बसें चलती थीं। सरकारों ने आते जाते नए कई वादे किए, लेकिन जिन वादों को पूरा किया उसे छीन लिया हो, यह बड़ी सादड़ी में देखने को मिला। रोडवेज यहां लाइफलाइन थी जो 5 साल पहले काट दी गई, यानी बंद कर दी गई। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? हुआ तो हुआ, पर फिर दोबारा यह सुविधा मिली क्यों नहीं? जनहित में खर्च करने का दावा करने वाली गहलोत सरकार खर्च से डरी क्यों? सवाल यह भी है कि अंतरिम बजट में भी इसका कोई ऐलान नहीं हुआ, तो क्या यही स्थिति बनी रहेगी और प्राइवेट बस वाले यूं ही मनमानी या गुंडागर्दी करते रहेंगे? आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विनोद कंठालिया जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश चौधरी जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जैन सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रवि मल्होत्रा मेरे सहयोगी, और मनोहर सिंह तंवर जो कि बड़ी सादड़ी से हमारे संवाददाता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मनोहर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो समस्या है, एक बार हमारे जो दर्शक इसके बारे में नहीं जानते वो ये समझ जाए कि दरअसल क्यों बड़ी परेशानी है, आप बताएं। मनोहर सर पिछले जी 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 सर, हाँ बोले। ये सर पिछले पिछले 5 सालों से बड़ी सादड़ी में रोडवेज बंद कर दी गई। और सर ये कोरोना जब से लगा है उसके बाद में एक फायदे का सौदा था, उसको भी बंद कर दिया गया। फालना मंदसौर करके एक बस चलती थी सर, बहुत फायदे में चल रही थी, उसको भी बंद कर दी गई। और इन प्राइवेट वालों को इन्होंने पता नहीं किस टाइप से इन्होंने इनको मैनेज किया है। तो बस स्टैंड है वहां पर, रोडवेज का बस स्टैंड है, पर वहां पर रोडवेज की बसें नहीं आती या जी क्या होता नहीं है? नहीं, रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है सर, पर रोडवेज की बसें खूब चलती थी पहले। और इन प्राइवेट वालों ने पता नहीं कैसे ऊपर नीचे करके और रोडवेज की सारे बसें बंद करवा दी जो फायदे में चल रही थी रोडवेज की बसें। तो क्या शहर के अंदर रोडवेज की बसें आती ही नहीं है? कोई तो स्पॉट होगा जहां से चढ़ा जा सकता है, तो वहां पर रोडवेज बसों को रुकने नहीं दिया जाता है, होता क्या है? सर रोडवेज बस एक भी आ भी नहीं रही है। अच्छा। कहीं से भी नहीं आ रही है। सारी कोई रोडवेज बस चल ही नहीं रही इस रूट पे। तो इस रूट पे कोई रोडवेज बस नहीं है। हाँ, तो फिर किस तरह की स्थितियां बनती हैं? अगर मान लीजिए किसी न किसी रोडवेज का तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना कि बस आए और यात्रियों को उठा कर ले जाए। क्या उसके लिए बड़ी सादड़ी के बाहर ही जाना पड़ेगा? नहीं, बड़ी सादड़ी के बाहर भी कोई बस नहीं आ रही ना सर। रोडवेज नाम से कोई बस ही नहीं है अपने इधर। अच्छा। सारी प्राइवेट बसें चल रही है। और और सामाजिक संगठनों ने बहुत प्रयास भी किए, ज्ञापन भी दिए, फिर भी प्रशासन जगह नहीं। और किराया लगभग कितना अंतर रहता है रोडवेज से इन प्राइवेट बसों का? सर कोई 10-20 रुपए का है, ज्यादा तो फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। 10 या 20 रुपए का रहता है। हाँ, पर सवाल यही है कि वो भी क्यों हो। कमलेश जैन जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। कमलेश जैन जी, मुझे बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, क्या जवाब मिला? हमने कई मुद्दे पे उदय डिपो प्रबंधन से बात की कोशिश की, तो भी था कि बच्चे नहीं कमलेश जी, आपका आपका सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आप बोले। बड़ी साड़ी में सर, रोडवेज की डिपो की बस के लिए हमने उदयपुर प्रबंधक महेश उपाध्याय से भी कई बार संपर्क किया। और हमने उनको अवगत भी कराया कि भाई बड़ी साड़ी के लिए आप फालना मंदसौर जो बस चलती है उसको आप चलाया जाए, आपके द्वारा मिनिमम आप 15 दिन के ट्रायल पे भी उसको चलाया जाए। पर उन्होंने बसों की नई बसें रोडवे डिपो में नहीं होने के कारण और आए के कारण चलाने से मना कर दिया। तो और अधिकतर प्राइवेट बसें पे चल रही है, रोडवेज की कोई बड़ी साड़ी से उदयपुर पे कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, क्या मनमानी या गुंडागर्दी चीजें जैसी चीजें भी हैं क्या प्राइवेट बसेस की तरफ से, या वो चुपचाप बस अपने अस्तित्व के साथ वहां पर चलती रही हैं? लगता है कमलेश जैन जी से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। विनोद कंठालिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साल 2022 में ललित कुमार ओसवाल जी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और बड़ा अजीब सा जवाब मिला था।
इस बार जब अंतरिम बजट आ रहा था तो ऐसा लगा कि शायद इस दिशा में भजनलाल सरकार का भी ध्यान होगा, लेकिन अंतरिम बजट भी आकर चला गया। इस समस्या का समाधान क्या बीजेपी के पास भी नहीं है? क्या ये वाजिब समस्या नहीं है? नमस्कार सर। जी विनोद जी नमस्ते। हमारी ये कहना तो गलत है कि बड़ी साड़ी से जयपुर एक गाड़ी तो चलती है, एक बड़ी साड़ी से राजसमंद गाड़ी चलती है और 2 गाड़ी जयपुर की है साहब यहाँ। ये राज सवाल है, हमारे उदयपुर बड़ी साड़ी की जो गाड़ी चलती थी हाँ। वो बंद है, और मंदसौर फालना, हाँ। मंदसौर से फालना वाली गाड़ी से हमारे को बहुत तकलीफ है। अगर ये गाड़ी चल जाती है मंदसौर फालना वाली तो बड़ी साड़ी वालों को बहुत अच्छी सुविधा होगी। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि भविष्य की गाड़ियां अगर चल रही हैं तो क्या उतना इनफ है? आपको लगता है कि क्या उतना काफी है? नहीं, वो जयपुर डूंगरपुर है जो वाया बड़ी साड़ी है। हाँ। एक राजसमंद बड़ी साड़ी है। हाँ। और एक बड़ी साड़ी जयपुर है। हाँ। जो सुबह तो वो गाड़ियां शहर में घुस पाती हैं? उनमें शहर के लोग बैठ पाते हैं या शहर के बाहर से पकड़ना पड़ता है? नहीं, शहर में। तो फिर बड़ी सादड़ी क्यों कह रहा है कि रोडवेज का संचालन वापस शुरू किया जाए? नहीं, ये गाड़ी तो चल रही है जो तो बता रहा हूं, जो चल रही है वो तो आपको बता रहा हूं। रात सवाल है हमारी जो उदयपुर सुबह जाने का, जो सुबह 7 बजे गाड़ी जाती थी उदयपुर बड़ी गाड़ी, जो वाया बांसी कानून होके जाती थी, तो ये रूट हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। ना हमारे सहयोगी मनोहर सिंह तंवर तो हमारे साथ हैं ही। मनोहर जी, मनोहर, जो हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं, बीजेपी के मेहमान बता रहे हैं, क्या वो सच है? सर इनकी सच्चाई तो है। वैसे जयपुर वैशाली नगर डिपो से गाड़ियां चल रही है। जयपुर बांसवाड़ा है, जैसे जयपुर बड़ी सादड़ी है, और शायद एक राजसमंद चल रही है। हाँ। पर अपने उदयपुर डिपो और चित्तौड़ डिपो से कोई गाड़ी बड़ी सादड़ी नहीं आ रही। अच्छा। पिछले कोरोना काल के बाद में जो बंद की, उसके बाद में वापस कोई गाड़ी चालू नहीं की रोडवेज डिपार्टमेंट ने। मैं प्रकाश चौधरी जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश चौधरी जी, आपके समय में तो अच्छी स्थिति थी जब आप विधायक थे। जब मैं एमएलए था। हाँ। तब तो वहाँ जो सोच लीजिए कि सारी गाड़ियां चालू थी। हाँ। लेकिन मेरे एमएलए उतरने के बाद ये जो फालना गाड़ी है वो बंद हो गई। हाँ। और बंद हो गई, और उसके पहले मैंने बस स्टैंड भी एक अलग से बनाया 2004 में, जब यूपीए गवर्नमेंट थी देश में, तो सीधा वहां से पैसे ला करके मैंने बस स्टैंड बनाया बड़ी साड़ी में। तो बस स्टैंड पे रोडवेज की कोई गाड़ी बस स्टैंड नहीं जाती, सारी गाड़ियां मतलब उस चौराहे से चक्कर लगा के निकल जाती है, आधा पौन किलोमीटर साइड में। तो ये गलतियां हैं रोडवेज वालों की। और वैसे मंदसौर फालना जो गाड़ी है वो चालू होनी चाहिए। और इसमें नहीं तो प्रकाश जी क्यों नहीं हुई? आप देखिए ना, मैंने जो साल 2022 की बात की, जब ललित ओसवाल ने मूल प्रश्न इसका उठाया, तो ब्रिजेंद्र ओला तत्कालीन मंत्री, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें वहां से आय ही नहीं हो रही तो हम चलाएं क्यों? ये तो किस तरह का जवाब हुआ? अगर जनहित में कोई फैसला है तो उसके लिए आप पैसा देखते बैठे थे। आय इसलिए नहीं हो रही थी, इनकम आईपी कम उनका कम बैठ रहा था, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी वाले कम रेट में बड़ी सालडी से या छोटी सालडी से उदयपुर जो में सवारी ले जाते हैं, और वो भी एक्सप्रेस चलती थी। लेकिन मंदसौर और फालना के लिए वहां से कोई साधन नहीं है। इसलिए ये बात सही है कि ये बिल्कुल। लेकिन प्रकाश जी, जब ब्रिजेंद्र ओला ये कह रहे हैं कि बसों के संचालन का अभी हम विचार भी नहीं कर रहे, तो उसका मतलब यह है कि वो इन हालात से सरेंडर कर चुके थे ना, मतलब गहलोत सरकार के दौरान। तभी तो उन्हें आय की पड़ी थी, जबकि जनहित में आय नहीं देखी जानी चाहिए थी। प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। रवि मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, रोडवेज की स्थिति क्या है एक विभाग के तौर पर, यह किसी से छिपी नहीं है। रोडवेज के कर्मचारी कभी वेतन के लिए, कभी पेंशन के लिए, कभी नई बसेस के लिए आंदोलन करते रहते हैं। हम ये तो समझ सकते हैं कि संसाधनों की कमी है, लेकिन किसी जगह कोई चीज उपस्थित थी और उसको छीन लिया जाना, ये अपने आप में पहली बार सुनने में आ रहा है। रवि, देखिए सबसे वाकई में ये जो मसला है इतना छोटा नहीं है। रोडवेज को जो है हर साल अगर हम बताएं कि लाखों का जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से अभी मेरे साथी बता रहे थे कि उदयपुर में जिस तरीके से उन्होंने महेश जी उपाध्याय जो यहाँ पर
मुख्य प्रबंधक पहले रह चुके हैं। अभी फिलहाल वो राजसमंद में मुख्य प्रबंधक है। उसके अलावा मेरी उदयपुर में जो मुख्य प्रबंधक है यहाँ पर हेमंत शर्मा, दोनों से मेरी बात हुई है। दोनों से बात होने के बाद एक बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल के आई है कि सरकार जिस तरीके से जो है यहाँ पर उदयपुर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ यहाँ पर 80 बसें जो है यहाँ पर इनके पास में, पूरे अच्छा। राजस्थान अगर हम पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो जहाँ पर करीब 7,000 गाड़ियां यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो फिलहाल यहाँ पर 2800 गाड़ियां जो है हुई जो है अभी इस वक्त यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे में गाड़ियों की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर जो है रोडवेज की गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंची। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब यहाँ पर नहीं, यात्रियों पर की किसी संख्या इलाके लगातार की बढ़ती जा संभाग रही मुख्यालय है, से लेकिन अभी भी एक कनेक्टिविटी बात न सामने होना आई थी। रोडवेज के थ्रू, ये गंभीर स्थिति है। मुझे लगता है कि इस पर आपको और रिसर्च करना चाहिए। हम इस पर भी डिबेट लाएंगे रवि। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी जो है और जो है तह तक जाकर हम इस पर डिबेट करेंगे और भी मेहमानों को इसमें जोड़ेंगे। पर फिलहाल जिस तरीके से जो मेरी बात थी कि अब जिस तरीके से जो नई गाड़ियां आई थी, 10-12 जिस तरीके से नई गाड़ियां यहाँ पर उदयपुर को मिली थी, लेकिन अगर 10-12 गाड़ियां मिली भी है तो करीब 12-15 गाड़ियां फिर से जो है कबाड़ भी हो जाती है। आप ये देखिए कि जहां गाड़ियां कबाड़ हो रही है उसके बाद में आपको 10-12 गाड़ियां मिल रही है, यानी कि आपकी गाड़ियों में बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। अगर आपके पास में सीट नहीं है तो इसके बाद में इस वजह से जो है कई ऐसे स्थान है जहां पर जो गाड़ियां नहीं जा पा रही है। उदयपुर और बड़ी सादगी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त में जो रोडवेज डिपो है उदयपुर का, उसके पास में अपने पास पर्याप्त जो है बसेस वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये एक बड़ी बात है। लगातार जो है डिमांड की जाती रही है, जिस तरीके से राजस्थान रोडवेज है उससे डिमांड की जाती रही है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से नई बसें जब तक इश्यू नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शायद कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो प्राइवेट बस संचालक जो भी लोक परिवहन के नाम से यहाँ पर काम करे, तो इनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बसों को जो है रोका जा रहा है। अगर इनको अगर बसें अच्छा, मेरी खुद भगत की भी हो मिल जाती सकती है है। रोडवेज हाँ, को, ठीक है। अच्छा एंगल है, जी। इसको भी टो किया जाएगा। कमलेश जैन जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों इतना जरूरी है बड़ी सादड़ी में रोडवेज की बस का होना। इसका एक खाका अगर आप खींच पाए। लगता है कमलेश जैन जी से मेरा संपर्क नहीं हो रहा है। मनोहर, आपने भी सवाल सुना, क्यों इतना जरूरी है? अब जैसे मैं एक बात कहूं कि भाई अंतरिम बजट में कहा गया कि बुजुर्गों के लिए हम ये सुविधाएं देंगे, तो वो सुविधा तो बुजुर्ग ले ही नहीं सकता अगर वो बड़ी सादड़ी में है तो। या महिलाओं को जो छूट है रोडवेज में, वो सुविधा तो महिलाएं ले ही नहीं सकती अगर बड़ी सादड़ी में है तो क्यों इतना जरूरी है रोडवेज बड़ी सादड़ी के लिए? इसका एक खाका खींच पाए जिसमें आप व्यापार को भी सम्मिलित करें और बाकी चीजें भी बताएं। जी जी, इसीलिए जरूरी है। कोई भी महिला इसका फायदा नहीं ले पा रही है, वृद्धजन इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए रोडवेज चलाना बहुत जरूरी। प्लस प्राइवेट बसें बहुत गति से चलती है। अभी पिछले महीने भी एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, हाई स्पीड से चल रही थी और उसमें बहुत सारे जख्मी भी हुए थे। तो और रोडवेज एक मतलब सुलभ ये है अपना, ये यातायात का जरिया हो सकता है और वो लोगों को हासिल होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, हासिल, जी जी, ठीक है। मैं एक बार फिर हमारे बीजेपी के मेहमान हैं उनके पास जा रहा हूं। विनोद कंठालिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, अगर प्राइवेट वालों ने बहुत अच्छे से गेम खेला, जितना मैं अब तक की बातचीत में समझ पाया हूं, उन्होंने पहले अपनी कीमत कम रखी ताकि रोडवेज से लोगों का मोह भंग हो। प्राइवेट की अपनी स्पीड है, लोगों को कहीं पर जल्दी पहुंचा देगी, तो लोग भी उस झांसे में आ गए। लेकिन उसके बाद जब रोडवेज बंद हुई तो प्राइवेट वालों ने किराया बढ़ा लिया। अब अगर कोई आम आदमी 10 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए ज्यादा भी दे तो क्यों दे? सवाल तो इतना सही है ना। विनोद कंठालिया, रोडवेज में जाना आदमी पसंद करेगा सर, आदमी रोडवेज में जाना पसंद करेगा, चाहे रेट कुछ भी हो। हाँ, आदमी सेफ है, सेफ चलेगा, सेफ रहेगा। और रोडवेज की में बीमे की भी गारंटी रहती है, आदमी का इंश्योरेंस रहता है, और प्राइवेट में कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है कभी भी दुर्घटना होने पर। लेकिन अगर बीजेपी का ही उठाए प्रश्न पर गहलोत सरकार ने अजीब सा जवाब दिया, तो मुझे लगा था कि बीजेपी के मुद्दे को हम अंतरिम बजट में तो देख लेंगे ना, साधारण सी घोषणा थी, वो भी नहीं हुई, क्यों? अभी ये तो नई नई सरकार है, सब उसके लिए तो अभी क्या कहना जल्दी हो जाएगा। पर हमारी मांग है, और हमने मंत्री साहब आए थे तो मंत्री साहब से भी हमने हमारे बोर्ड मीटिंग में भी रखा है इसको, तो उन्होंने प्राथमिकता तो दी है कि इसको रोडवेज को चालू कराएंगे, फालना वाली को। मुझे ऐसा लगता है कि जब सीपी जोशी जैसा चेहरा इस इलाके से हम आपसे भी चाहते हैं कि हमारी मांग उठावे आप, और हमारे को ये फालना मंदसौर गाड़ी चालू करवाओ। मैं वही कह रहा हूं कि सीपी जोशी जैसा चेहरा इस इलाके से आता है, गौतम दत्त जैसा चेहरा इस इलाके से अभी
मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार के नोटिस में लाई गई होंगी, फिर इस पर फैसला क्यों नहीं हो पाया, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। प्रकाश चौधरी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रकाश चौधरी जी, मैं फिर आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप मुझे बताइए, ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि बसों के संचालन पर 42 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आ रहा था, अधिकतम आय 14 से 24 रुपये हो रही थी। लेकिन अगर लोगों को फायदा मिल रहा था तो वो खर्चा तो प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए ना। वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन तो यही कहती है। फिर वो भार उठाने को प्रदेश सरकार रेडी क्यों नहीं हुई? प्रकाश चौधरी जी, नहीं लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कमलेश जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बोलिए। जी कमलेश जैन जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं। देखिए, क्यों इतना जरूरी है? अगर कुछ बसें चल रही हैं और कुछ रूट्स पर नहीं चल रही, तो मांग क्या है कि रोडवेज का जो बस स्टैंड कभी बनाया गया था उसको दोबारा हरा भरा बनाया जाए, बसेस अंदर आए तो आम लोगों को फायदा मिलेगा, या फिर जिन रूट्स पर बस नहीं चल रही है उन रूट्स पर बसें चालू कर दी जाए और इतिश्री कर लें? असल मांग क्या है? असल मांग ये अच्छा। हमारी मांग ये है प्रशासन और सरकार से उदयपुर से बड़ी सड़क के लिए जल्दी होगी, जिससे आम लोगों को उसका फायदा होगा। ठीक है। और प्राइवेट बस वाले जो किराया है 120 रुपया ले रहे, और रोडवेज बस में किराया है 90 रुपए, करीबन 30 रुपए का फर्क है। अच्छा। किराए के अंतर में भी। हाँ, तो फिर और बड़ी साड़ी से अधिकतर लोग जो उदयपुर सर्विस कर रहे हैं, जो प्रोफाइल है, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा कि उदयपुर में रोडवेज बसों का संचालन पुनः चालू हो। हाँ बिल्कुल, कर्मियों के लिए अप डाउन की व्यवस्था, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो वो भी अप डाउन करने के बारे में सोचता है, और ऐसे में ये एक ज़रूरी कदम हो सकता है। मैं रवि मल्होत्रा एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, पर्सनल, नौकरी से जुड़ी हुई, व्यवहारिक, स्कूलों से जुड़ी हुई, कॉलेजेस से जुड़ी हुई, जिसका सामना बड़ी सादड़ी कर रही होगी जाहिर तौर पर रोडवेज के नहीं होने की वजह से। और फिर दूसरा, जेब पर भार भी तो है ही, भले ही 15 से 30 रुपए तक हो या 40 रुपए तक हो, जेब पर भार तो भारी होता है। रवि, देखिए सतनुल, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरे मेहमानों ने यहाँ पर बताया, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कि किराए को लेकर भी बात थी कि 90-120 यानी करीब 30 रुपए का फर्क तो यहाँ सामने नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो लोक परिवहन की जो बसें यहाँ पर चल रही है, तो क्योंकि रोडवेज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, और क्योंकि यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचना, तो कहीं ना कहीं मनमानी यहाँ पर साफ जरूर यहाँ पर होगी, चाहे वो चीजें अभी सामने नहीं आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से नजर आती है कि ऐसी मनमानी यहाँ पर होती रही होगी, क्योंकि सवारियों के पास, यात्रियों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड। क्योंकि जिस तरीके से लोक परिवहन, तो यानी घाटे का सौदा तो यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आता। अगर घाटे का सौदा यहाँ होता तो लोक परिवहन की जो बसें लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से, क्योंकि रोडवेज के जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, तो लोक परिवहन का जिस तरीके से जो है यहाँ गठन किया था सरकार ने, और यहाँ पर बसों को जो है जिस तरीके से मैदान में उतारा था, तो अब रोडवेज की बसें लगातार कम होती जा रही है और लोक परिवहन की जो बसें वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए, ये जो ठेका पद्धति है जिस तरीके से लोक परिवहन सेवा की, वो अब रोडवेज पर यहाँ पर हावी होती जा रही है। रोडवेज के पास में फंड शायद इस वजह से नहीं है, क्योंकि लगातार इनको घाटा हो रहा है, क्योंकि बसेस कम है, यात्री जो है लोक परिवहन में यहाँ पर जो है अपनी यात्राएं कर रहे हैं। बड़ी बात है कि उदयपुर बड़ी साल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो वाकई में स्टूडेंट्स भी काफी यहाँ पर आते हैं, नौकरी पेशा लोग भी यहाँ पर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी आपस में होना बहुत जरूरी भी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है कई जो मुझसे भी जुड़े काफी लोग हैं, वो जो बड़ी सालजी में यहाँ पर रहते हैं, और वो जिस तरीके से उनके व्यापार उदयपुर में यहाँ पर बसे हुए हैं, क्योंकि कई समय पहले जो है वो बड़ी सालजी से उदयपुर आकर बस गए थे, लेकिन अब कनेक्टिविटी तो ये भी है ना कि बड़ी सादड़ी में जिन निगम बस सेवाओं को बंद किया गया, वो पड़ी पड़ी कंडम हो गई हैं, कबाड़ हो गई हैं, या फिर उनको किसी और इलाके में लगाकर इस इलाके के साथ भेदभाव किया गया? देखिए, भेदभाव तो बिल्कुल यहाँ पर साफ नजर आता है, लेकिन एक बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा सचिन यहाँ पर, कि जिस तरीके से कल जो बजट पेश हुआ है, तो 500 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर जो है जिस तरीके से घोषणा हुई है, तो कहने का उदयपुर को भी दी जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो बसें सिर्फ उदयपुर के शहरी इलाकों में जो है
यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए बहुत होगी। लेकिन बड़ी बात है कि कहीं जो है अगर राजस्थान सरकार जो है इसमें बजट के लिए यहाँ पर जो है बसों के लिए भी अगर घोषणा करती है, अगर कुछ बसें अलॉट अगर यहाँ पर हो जाती है, तो बहुत जरूरी होता है कि ये जो रूट अभी यहाँ पर छुपे हुए हैं, जो बिल्कुल जो है कटे हुए हैं, तो ये जो है डायरेक्टली यहाँ पर हो पाते हैं। लेकिन वाकई में इस चीज को लेकर देख अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अनदेखी जो लंबे समय से यहाँ चल रही है, जिससे ये सहयोगी बता रहे हैं कि करीब 4-5 साल से जो है बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है, लेकिन बस स्टॉप वहां पर बने हुए, लेकिन वो सिर्फ वहां पर जो आपकी जो लोक परिवहन सेवा है उनके लिए उम्मीद बने की हुए जानी हैं। चाहिए कि नई जी, स्वप्निल। सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे। लेकिन खास बात यह भी है कि इस पूरी चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई कि उदयपुर संभाग में कई जगहों से उदयपुर की ही कनेक्टिविटी नहीं है, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है जिसको हम टो करेंगे। रवि ने भी कहा है कि वो इस पर और भी जानकारियां जुटाएंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर प्रदेश की लाइफलाइन क्यों कई इलाकों के लिए लाइफलाइन नहीं बन पाई है, ये एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही अगर रोडवेज के लिए संसाधनों का रोना अगर सरकार रोती है, तो वो संसाधनों की पूर्ति की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। सामाजिक दायित्व के तौर पर भी सरकारें इसे लें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।